हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट। मैं हूं सोनिया और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री +1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो जो भी एलिमेंट्स हैं जब वो कंपाउंड्स में फॉर्म करते हैं तो उसके लिए कुछ लॉज बनाए गए कि कैसे उन्हें कंबाइन करना है। तो उन लॉज में टोटल लॉज है हमारे 5। तो उन 5 लॉज में से फर्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे कि आप सब जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब कि वो जैसा है एंड तक वही रहेंगे, चीज़ें उसके अंदर का कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। और इसे आगे बढ़ाया गया एंटोनी लेवोजियर ने 1789 में। जब लॉ दिया गया तो इसके लिए उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए, कंबस्शन रिएक्शंस किए और प्रॉपरली मेजरमेंट किया मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स का, प्रोडक्ट्स का। लेवोजियर ने बहुत सारा काम करने के बाद, काफ़ी टाइम तक सारे रिजल्ट इकट्ठे करने के बाद ये लॉ बनाया, जिसे बोला गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर उसके बाद आया सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। अब ये दिया था फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट ने। फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight। इसका क्या मतलब था कि कोई भी कंपाउंड उसमें हमेशा ही एलिमेंट्स जो हैं बाय वेट उनका प्रोपोर्शन सेम रहता है। मतलब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ से वो एलिमेंट्स को ले रहे हैं। इसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट भी किया, जिसके लिए उसने एक क्यूप्रिक कार्बोनेट नाम के सैंपल लिए। 2 सैंपल ले लिए जिसका नाम था क्यूप्रिक कार्बोनेट। अब क्यूप्रिक कार्बोनेट में उसने 2 सैंपल कैसे लिए, एक था नेचुरल ओरिजिन का और एक था सिंथेटिक वन। अब नेचुरल वाला जो था और दूसरा था सिंथेटिक। अब उसने उसमें चेक करना शुरू किया, दोनों का सेम परसेंटेज उसने लिया। मीन्स दोनों ही उसने सेम एलिमेंट सेम प्रोपोर्शन में सब कुछ सेम था वो लिए। अब उसमें उसने क्या देखा, उसने 3 चीज़ें नोटिस की, परसेंटेज ऑफ कॉपर, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब उसने इन तीनों चीज़ों को उसमें देखा। जो नेचुरल सैंपल था उसमें भी 51.35 थी और ऑक्सीजन कितनी थी 9.74, कार्बन कितना था 38.91। और जो सिंथेटिक सैंपल लिया उसने उसमें भी सारी चीज़ें सेम थी, सब परसेंटेज सेम थी। 51.35, 9.74, 38.91 मीन्स सारी परसेंटेज सेम थी। अब इससे उसने क्या रिज़ल्ट निकाला, इससे क्या ऑब्जर्व किया कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी गिवन कंपाउंड, चाहे उसका सोर्स कोई भी हो, कहीं से भी लिया जाए, नेचुरल हो, सिंथेटिक हो, कहीं से भी लिया जाए, उनमें सेम एलिमेंट्स होंगे हमेशा और वो हमेशा सेम प्रपोर्शन में ही होंगे। तो इसके लिए भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए इसे कंफर्म करने के लिए। इसे लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन भी कहते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन जो है इसे हम लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन भी कहते हैं। फिर थर्ड लॉ आया जिसका नाम था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस ये दिया था डाल्टन ने। डाल्टन ने दिया 1803 में। इस लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, क्या कहा कि अगर कोई भी 2 एलिमेंट्स, इफ़ टू एलिमेंट्स कंबाइन to form more than one compound,
the masses of one element that combine with the fixed mass of other element are in ratio of small whole numbers। मतलब अगर दो एलिमेंट्स जो हैं उन्हें कंबाइन किया जाए, कुछ कुछ भी हम मोर देन वन कंपाउंड बना रहे हैं, तो जो भी मासेस होंगे, एक का मास तो फिक्स रखा जाएगा एलिमेंट का, दूसरा जो है एलिमेंट वो दो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशंस में दो डिफरेंट डिफरेंट मासेस के साथ मिल रहा है, तो क्या होगा, वो एलिमेंट जो कि चेंज हो रहा है वो आपस में एक रेशो बनाएगा स्मॉल होल नंबर्स की। इसे एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझाते हैं। जैसे हाइड्रोजन जो है जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो दो कंपाउंड बनाता है, एक है वाटर, एक है हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O एंड H2O2। अब जब वाटर जो है बनता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, तो उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है तो 16 ग्राम ऑक्सीजन है। बट अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाना है तो 2 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो 32 ग्राम ऑक्सीजन है। अब इसमें हाइड्रोजन जो है वो तो दोनों बार में सेम है, पर ऑक्सीजन जो है उसका मास हर बार चेंज हो रहा है। तो अगर मास उसमें चेंज हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, लेकिन इसमें ये पहली बार में मास 16 था, दूसरी बार में 32, तो इनका रेशो क्या हुआ, 16:32 मीन्स 1:2। तो इन दोनों ने आपस जब कंबाइन किया हाइड्रोजन के साथ ताकि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट बनाए फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो जो भी एलिमेंट्स थे, एलिमेंट तो एक ही था, लाइक ऑक्सीजन एक ही था, लेकिन उसने वो अलग अलग मास के साथ हाइड्रोजन से मिल रहा था ताकि अलग अलग कंपाउंड बनाए। तो ऑक्सीजन के वो अलग अलग मासेस भी आपस में एक सिंपल होल नंबर रेशो बनाते हैं। इसी के बाद आया थर्ड लॉ जिसे कहा गया फोर्थ लॉ जिसे बोला गया गे-लसिक्स लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम्स। ये दिया था गे-लसिक ने 1808 में। ये गे-लसिक्स लॉ इज जस्ट लाइक द लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। बस हम डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या लेते हैं, मास लेते हैं, और इसमें हम वॉल्यूम लेते हैं। हमें लेना डेफिनेट ही है, सब कुछ वैसा ही करना है, फिक्स ही रखना है, पर उसमें हम मास के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। और यहाँ पर हम गैसेस देखेंगे, गैशियस वॉल्यूम्स है ना, तो हम गैसेस देखेंगे, तो गैसेस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वॉल्यूम इंस्टेड ऑफ मास। तो ये लॉ क्या कहता है, इस लॉ में कहा गया व्हेन गैसेस कंबाइन और are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure। मतलब कि अगर गैसेस जो हैं सभी गैसेस सेम टेम्परेचर प्रेशर में हैं, तो वो गैसेस जब कंबाइन करें या फिर प्रोड्यूस होती हैं केमिकल रिएक्शन में, उन सब के बीच एक सिंपल रेशियो होता है बाय वॉल्यूम। इसके लिए एक एग्जाम्पल भी था, लाइक हाइड्रोजन जो है अगर ऑक्सीजन से मिल रहा है तो वो बना रहा है 100 ml हाइड्रोजन था, 50 ml ऑक्सीजन, तो इसने बनाया 100 ml वाटर। तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है इनके वॉल्यूम्स कितने थे, 150, 100 ml एंड 50 ml। तो वो एक सिंपल रेशियो शो करेंगे जो कि होगी 2:1। तो ऐसे ये सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन वाली बात थी, उसमें हम क्या चेक करते थे, हम उनमें मास चेक करते थे, लेकिन इसमें हम क्या चेक करते हैं, इसमें हम वॉल्यूम्स चेक करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट लॉ आया एवोगैड्रोस लॉ, फिफ्थ लॉ। अब ये दिया था एवोगैड्रो ने। अब उसने क्या किया, उसने कहा इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases, equal volume of gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules। मतलब जो भी गैसेस हैं अगर उनका इक्वल वॉल्यूम है, सेम टेम्परेचर है, सेम प्रेशर है,
तो उनके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स लिए जाएंगे सभी इक्वल नंबर ही होंगे। तो एवोगैड्रो ने एक डिस्टिंक्शन बनाया एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो कि अब हम ज़्यादा उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो इसमें क्या किया उसने, फिर से वही रिएक्शन लिया जिसमें उसने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लिया। उसने 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन लिया, 1 वॉल्यूम और हाइड्रोजन लिया और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन लिया। तो उसने देखा कि बने 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर। इसका क्या मतलब था कि उसने जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई तो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन के थे और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन था। ये 2 वॉल्यूम हो गए ना, ये और ये। तो ये 2 वॉल्यूम्स जो हो गए ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, वो 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से मिले तो बने 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर्स। अब इसका क्या मतलब था कि जो जितनी भी हाइड्रोजन थी ना वो ऑक्सीजन से पूरी तरह से रिएक्ट कर गई, उसने कोई भी ऑक्सीजन का कोई भी पार्ट खाली नहीं छोड़ा। पर एवोगैड्रो जो था उसने ये रिजल्ट दिया, उसने मॉलिक्यूल्स को ना पॉलीएटॉमिक बताया। पॉलीएटॉमिक क्या होता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हों, क्योंकि वो समझता था कि कोई भी जो सेम एटम्स हैं वो डायटॉमिक नहीं हो सकते, मतलब आपस में कंबाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए उस टाइम वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसी को भी डायटॉमिक नहीं मानता था। डायटॉमिक मतलब डाई मतलब 2, कि उसे नहीं पता था कि H2 एंड O2 ऐसे भी हो सकते हैं। उसका ये अच्छा काम था, पर फिर भी उसे ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। उसने अपना जो प्रपोज़ल था वो जर्नल डी फिजिड्यू में पब्लिश भी किया, लेकिन फिर भी उसको कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। फिर उसके 50 इयर्स के बाद 1860 में फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई केमिस्ट्री पे, इसमें जर्मनी में। वहाँ पर इसे चेक किया गया। फिर वहाँ पर उस मीटिंग में स्टैनिस लॉ कैनिज़ेरो आए। उन्होंने इसके ऊपर फिलॉसफी के ऊपर पूरा स्केच तैयार किया और उन्होंने ही एम्फेसाइज किया इम्पोर्टेंस ऑफ एवोगैड्रो वर्क को, मतलब एवोगैड्रो के काम को अच्छे से सबके सामने उसकी इम्पोर्टेंस बताई। फिर उसके बाद नेक्स्ट आया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम बहुत पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं, 9 से स्टार्ट कर देते हैं। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या करती है, डाल्टन ने क्या कहा, उसने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जितने भी थ्योरीज जितने भी लॉज आए थे उनके बेसिस पे उसने अपना एक लॉ बनाया। अब उसने को क्या पता था, उसे पता था कि मैटर जो है वो स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल से बनता है जिसे बोलते हैं एटम्स। एटम्स क्या होते हैं, एटम्स का मतलब होता है इनडिविजिबल। तो उसने इन्हीं सारों से अपने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए और उनके रिजल्ट्स पे उसने अपनी थ्योरी दी। अब वो क्या थ्योरी थी, उसमें फर्स्ट पॉइंट कहा कि मैटर जो है वो इनडिविजिबल एटम से ही बना है। मैटर के अंदर क्या है, इनडिविजिबल एटम्स। दूसरी बात उसने कही कि सारे एटम्स जो हैं एक एलिमेंट में, गिवन एलिमेंट, उनमें आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, आइडेंटिकल मास होगा, मतलब सेम प्रॉपर्टीज़ और सेम मास, जो भी अगर सेम एलिमेंट है। लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उनकी मास और प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाएंगी। फिर उसने बोला थर्ड पॉइंट, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। मतलब कंपाउंड कब बनते हैं, जब एटम्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स वो कंबाइन करते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में। फिर उसके बाद आया केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। These are neither created nor destroyed in a chemical reaction। मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आती है, लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें ना तो कुछ बनता है, क्रिएट होता है, ना ही डिस्ट्रॉय होता है। बस वो सारा एटम्स जो हैं वो रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उन्होंने वाटर बना दिया, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता,
सबका मास उसी रेशो में है, सब कुछ वैसा ही चल रहा है, बस उन्होंने अपना आप को रीऑर्गेनाइज कर लिया, रीअरेंज कर दिया। तो ये थे हमारे 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। डाल्टन की थ्योरी ने ये सारे के सारे लॉज जो थे पूरा एक बार में एक्सप्लेन कर दिए, सबको मिलाकर उसने अपनी एक थ्योरी बना दी। तो आज बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर वैल्यूएबल लगते हैं, समझ आते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ ही आप हमारा इंस्टा अकाउंट भी चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।